दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट अगस्त 2024 को पुनः आयोजित होगी, जिसमें जो लोग नए होंगे, जिन्होंने अभी अभी बीटीसी या डीएलएड किया हुआ है, तथा जो लोग सीटेट की परीक्षा में असफल हुए थे, वो सभी लोग सीटेट की परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। दोस्तों इस बार की जो सीटेट की परीक्षा है, हो सकता है कुछ कठिनाई स्तर बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था 21 जनवरी 2024 को जो पेपर आया था, उसमें जो कठिनाई स्तर था वो कम था। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि जो सीटेट अगस्त 2024 को प्रस्तावित है, उसमें कठिनाई स्तर थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसलिए अपनी तैयारी को, यानी आप सबको अपनी तैयारी को रोकना नहीं है, बल्कि अपनी रफ्तार को मध्यम गति से बनाए रखिएगा। और दोस्तों इसी कड़ी में हम आपके लिए एक नया मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में सीडीपी तथा हिंदी गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए गए हैं, जो सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए और उत्तर दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। उत्तर देखिए, उत्तर पारंपरिक चरण, यानी प्रश्न के जो वो है ऑप्शन वो देखिए। उत्तर पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण। क्या पढ़ेंगे? अपारंपरिक, पूर्व पारंपरिक चरण। तो इसमें से एक है जो गलत है, वो आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी जो गलत है वही इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है, इसमें कितने चरण हैं? कितने चरण हैं, यानी स्तर कितने? स्तर तो 3 है ना। स्तर कितने हैं? 3। और इनके 6 चरण हैं। कितने? 6 चरण हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत पहला जो स्तर है वो कौन सा है? पूर्व पारंपरिक। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पारंपरिक। और तीसरा कौन सा है? उत्तर पारंपरिक। ठीक है, तो ये 3 स्तर हो गए और 6 चरण हैं इनके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए, यानी उसे क्या नहीं करना चाहिए? चलिए देखिए, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। देखिए, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल। ठीक है, मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं, तो अधिगम तो आपको बच्चे का जो अधिगम उसे तो निरंतर करते रहना है, यानी सतत मूल्यांकन करना है। और मानकीकृत परीक्षाएं क्या होती हैं? जो वर्ष के मध्य में या अंत में आयोजित की जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी मानकीकृत परीक्षाएं अधिगम के आकलन के लिए उतना उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाएंगी। ठीक है, चलिए ऑप्शन भी देखिए। आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग, आवश्यकता के अनुसार पाठ का प्रयोग, यानी सहारा प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिएगा कौन सा हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिएगा कौन सा हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा। अधिगम के आकलन के लिए विद्यार्थियों में क्या लिखा है? विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन आलोकन करना। ठीक है, सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम
की अभिकल्पना करना, यानी शिक्षण अधिगम की ये क्या लिखा हुआ है, अभिकल्पना यानी कल्पना करना। ठीक है, शिक्षण अधिगम की कल्पना करना। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आपको देखना है। ठीक है, बताइएगा कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें जो सही क्या क्या है, यानी पाठ का प्रयोग करना, विद्यार्थियों के प्रयासों का गहन आलोकन करना, ये भी सही है। अभिकल्पना करना, ये भी सही है, लेकिन ए ऑप्शन गलत है। कौन सा, मानकीकृत गलत है। तो सही उत्तर हमें मिल गया, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को साध्य, यानी साध्य लिखा है, क्या लिखा है, साध्य, ये जो साध है, ठीक है, साध्य करने हेतु, ठीक है, अधिगम को साध्य यानी उसको समझने के हेतु क्या उपयोगी बताया है। ठीक है, ऑप्शन देखिए। सहकर्मी सहयोगिता, संस्कृति उपकरणों का अहस्तक्षेप, संस्कृति उपकरणों का अहस्तक्षेप यानी उनका प्रयोग ना करें, तो ये तो गलत है। ठीक है, रट कर याद करना, तो जब रट कर शब्द मिल जाए तो सीटेट में एकदम इसको तुरंत काट दीजिएगा, इसको नहीं छूना है। इस ऑप्शन से बिल्कुल दूरी बना लीजिए, यानी कि ये गलत है। ठीक है, हटाइए इसको। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम, तो जब आपको जो पढ़ना है आप उसके अनुसार पाठ्यक्रम नहीं चुनेंगे, दूसरा पाठ यानी हिंदी में गणित का पाठ्यक्रम पढ़ने लगेंगे, है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सहकर्मी सहयोगिता, क्या सही हो जाएगा, सहकर्मी सहयोगिता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए। किसी प्रतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका को क्या विश्वास होना चाहिए। प्रतिवादी नहीं है, प्रगतिवादी है। ठीक है, प्रगतिवादी कक्षा से संबंधित इस बार सीटेट 21 जनवरी जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था। ठीक है, यानी प्रगतिशील कक्षा कैसी होती है, तो प्रगतिशील कक्षा गतिशील होती है ना, यही इस तरह से प्रश्न बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसमें देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा। कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, केवल अध्यापक को निर्देश देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो वो कैसे सीख पाएगा, है ना, अपनी बात को कह ही नहीं पाएगा आपसे और आपकी बात को भी नहीं समझ पाएगा। ठीक, ऑप्शन भी देखिए। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, गलत। केवल कक्षा में नहीं होता, अधिगम तो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, यानी हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो कक्षा में भी हो सकता है और कक्षा के बाहर भी हो सकता है, तो केवल कक्षा में ही नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए। कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लेकर आते हैं, ये सही हो सकता है। पहले चौथा देख लेते हैं। विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सबसे अधिक सार्थकता से सीखते हैं, यानी केवल समस्या समाधान के माध्यम से सीखते हैं, ऐसा भी नहीं है। विद्यार्थी और भी तरीकों से सीख सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ समस्या समाधान से ही सीखे, है ना। तो ऑप्शन डी ये भी पर्याप्त नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत में इस बात को झुठलाया है कि बुद्धि अकाल इकाई है। बुद्धि अकाल नहीं, इस जगह एकल लिखा हुआ है, एकल। ठीक है, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ये यहाँ भारत नहीं है, भारत में नहीं, क्या लिखा हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ विचारक लिखा है। क्या लिखा है, विचारक। विचारक यानी किस विचारक ने इस बात को झुठलाया कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। यानी जो विभिन्न प्रकार की बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, बहुबुद्धि का। आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, सिद्धांत किसने दिया है। इसी तरह से घुमा घुमा कर प्रश्न को कठिन बनाया जाता है, यानी शब्दों को घुमा करके प्रश्न को कठिन बनाया जाता है। अब ये यहाँ देखिए कितने अलग ढंग से पूछा गया है। बुद्धि एकल इकाई है, ठीक है, और कई पृथक बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, जीन पियाजे। ऑप्शन क्या है, जीन पियाजे, स्पीयरमैन, लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत बताइए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ठीक है। जबकि स्पीयर ने क्या दिया है, स्पीयर ने क्या दिया है, एकल बुद्धि का सिद्धांत, एकल बुद्धि, ठीक है। क्या दिया, स्पीयर ने क्या दिया है, स्पीयर ने क्या है दिया है, द्विकारक का सिद्धांत, एकल नहीं द्विकारक, ठीक है। द्विकारक यानी द्विकारक, कौन से कारक, जी कारक और यस कारक, है ना। द्विकारक का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया है, सामाजिक। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सामाजिक, ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। और इन्होंने क्या दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, विकास का सिद्धांत। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, गार्डनर होना चाहिए। गार्डनर ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में गार्डनर नहीं। चलिए 5वां ऑप्शन बना लेते हैं, गार्डनर। गार्डनर, गार्डनर ही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इन्हें बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, का सिद्धांत दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, गार्डनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, खिलौनों को रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, यानी रोहन अपने विचार व्यक्त कर रहा है, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यानी लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते हैं, उसका मानना है, किसका, रोहन का। यह किसका उदाहरण है, यानी वो जो बात कह रहा है वो किसका उदाहरण दे रहा है। चलिए ऑप्शन देखिए, जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर समानता, समानता तो नहीं दिख रही, जेंडर भेदभाव, जेंडर भेदभाव, जेंडर स्थिरता, स्थिरता भी नहीं दिख रही। तो इसमें क्या है, भेदभाव। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेंडर भेदभाव, जेंडर भेदभाव, यही सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7, भाषा शिक्षण में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है। ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है, ठीक है, ठीक है। कुछ नया करने के लिए असंबद्ध घटकों को एक साथ लाना, यानी कुछ नया करने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों को एक साथ मिलाना, ठीक है। चलिए संभावना हो सकती कि सही हो जाए। शिक्षक के नवीन गतिविधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि, ठीक है, शिक्षक के नवीन गतिविधियों का प्रयोग करने वाली कक्षाई गतिविधि। ऑप्शन डी देखिए,
कक्षा में ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण का प्रयोग संभव हो। तो इन सब में जो विविधता यानी विविधतापूर्ण जो गतिविधियों पर आधारित है, यानी कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है विभिन्न तरीकों से, तो वो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ अलग अलग घटकों को एक साथ लाकर कुछ नया करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मेरी कक्षा में रौनक नामक विद्यार्थी है, रौनक नाम की लड़की पढ़ती है। ठीक है, उसने कहीं से अच्छा और ये हुम जैसे बात करते वक्त कहा बोला जाता है ना, ऐसे हुम जैसे शब्द सुने और अब उनके बारे में जानना चाहती। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? एक शिक्षिका है, वो कह रही है कि मेरी कक्षा में एक रौनक नाम की विद्यार्थी है, उसने कहीं से अच्छा ऐसे शब्द सुने और अब उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम में की पुस्तक है जो, उसमें इस बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? शब्दकोश देखना चाहिए। तो शब्दकोश देखना चाहिए, तो शब्दकोश में कहाँ ढूंढेगी, है ना, यानी किस तरह के शब्दों को ढूंढेगी ये बताइए। तो ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए, व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोग को ढूंढना चाहिए। व्याकरण की पुस्तकों में इस तरह के प्रयोग को ढूंढना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखिए, बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोगों के उदाहरण होने चाहिए, यानी वो जो लड़की जो भाषा बोल रही है उसी के भाषा से उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करे जाए, है ना, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो वो बच्ची जो भाषा बोलती है उसी के भाषा में उदाहरण बनाकर उसको बताया समझाया जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? देखिए, भाषा एक पठन सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसका विद्यार्थी अभ्यास कर सकें। ठीक है, अध्यापिका व्याकरण के बिंदुओं के अभ्यास के लिए नियंत्रित और स्वच्छंद परिवेश देती है। ठीक है, ये भी ठीक है। विद्यार्थी पठन सामग्री में लक्ष्य वाक्यांश चिन्हित करते हैं। विद्यार्थी उसे पठन सामग्री को पढ़ते हैं जिससे लक्ष्य शब्द या उसकी आकृति है, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत कौन सा हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए गलत कौन सा हो जाएगा ये पूछा जा रहा है, बताइएगा कौन सा गलत हो जाएगा। ठीक है, बताइए, यानी निम्न में से व्याकरण का चरण कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है कह रहा है। ठीक है, देखिएगा, मुद्रित समृद्ध परिवेश यानी प्रिंटेड विषय वस्तु। ठीक है, ये तो है क्योंकि किताबें तो छपी रहती है ना। ये है ध्वनिक भी है, ध्वनि विज्ञान भी है, लेकिन ये डिस्ग्राफिया क्या है? एक तरह का लेखन संबंधी विकार है, जिसमें लिखने में समस्या आती है। ठीक है, लिखने में समस्या आती। ठीक, तो चलिए यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये भिन्न है, सबसे ये भिन्न है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से गणित के प्रश्न शुरू हो जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके छात्र दैनिक जीवन में सूचना को व्यवस्थित करने, निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों के प्रबंधन की प्रशंसा करें और निम्न में से कौन सी अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। चलिए देखिए, ऑप्शन देखिए। पाठ्य पुस्तकों में से हल किए गए उदाहरण पर चर्चा करना, यानी जो पाठ्य पुस्तक में हल उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं पर चर्चा करना और उन्हें कुछ नया ना बताना, है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है। विविध प्रकार के रेल समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षण आदि का उपयोग करना, ये हो सकता है। आंकड़ों के निरूपण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करना, सीटेट में व्याख्या शब्द का कोई महत्व नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। उनको आंकड़ों के निरूपित करने के विविध औपचारिक तरीकों से अवगत कराना। जब हमारे पास स्थूल यानी मूर्त वस्तुएं अवेलेबल हैं, मूर्त वस्तुएं यानी मूर्त उदाहरण प्रस्तुत है, तो हमें औपचारिक की क्या आवश्यकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। विविध प्रकार के रेल समय सारणियों के समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षण है, उसका उपयोग यानी उसकी कटिंग करके आप उसको बच्चों के सामने रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए, गणित अपने शब्दों और चिन्हों की भाषा है, ठीक है, जो छात्रों की दैनिक भाषा से बहुत दूर है। यानी जो दैनिक भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें गणित की भाषा तो प्रयोग नहीं करते हैं ना। दिए गए कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अति उपयुक्त है। चलिए देखिए, शिक्षक को विद्यार्थियों को गणित में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली और चिन्हों को स्मरण करने में सहायता करनी चाहिए, ठीक है। शिक्षक गणित की समस्याओं को संदर्भित करना चाहिए। गणित को विद्यार्थियों के जीवन अनुभव का भाग बनाना चाहिए, बिल्कुल सही। यानी गणित को क्या करना चाहिए, बच्चों के जीवन के हिस्सा यानी बनाना चाहिए, यानी जीवन से जोड़ना चाहिए, तभी बच्चे गणित जल्दी से सीख पाएंगे, है ना। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।